हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी जेई 2025 का नोटिफिकेशन आया है। और आरआरबी जेई 2025 का जब नोटिफिकेशन आया है तो आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन उनमें कई सारे ऐसे डाउट हैं स्टूडेंट्स के जो बड़े कॉमन हैं और सभी के मन में आते हैं। उन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स और वैकेंसीज के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कैसे इस एग्जाम को ना केवल क्लियर किया जाए बल्कि टॉप किया जाए। इसीलिए आज के इस एपिसोड का नाम है डाउट मिटाओ टॉपर बन जाओ। क्योंकि सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में आने वाले डाउट आपके क्लियर होने चाहिए और मन की शंकाएं क्लियर होनी चाहिए, तब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो आओ चलते हैं, उसमें सबसे पहले जो बेसिक चीजें उनको हम देख लेते हैं कि टोटल जो आपके पास में जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 2569 वैकेंसीज हैं। लेकिन आपको एक खास बात देखने को मिल रही होगी कि यहां पर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो वैकेंसीज हैं वो कोलकाता और मुंबई से हैं। यदि आप जोन वाइज देखते हैं, ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं जिसमें से आप देखेंगे कोलकाता से 628 वैकेंसीज है और मुंबई से 434, मतलब अराउंड अराउंड 1100 के आसपास वैकेंसीज आउट ऑफ 2569, मतलब मोर देन 40% वैकेंसीज, अराउंड अराउंड 50% वैकेंसीज कहां से हैं? कोलकाता से और आपके पास है मुंबई से। कि स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे, जब इस जोन वाइज अप्लाई करते हैं तो वहां पर नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा रहता है कि आप एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मल्टीपल जोन से अप्लाई करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 1 यहां पर डाला है। कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन जोन ओनली वैकेंसीज, और ये सारा आपके पास में पता चल गया। बाद में एक और सवाल मन में आता है, जितने भी स्टूडेंट फाइनल ईयर के लिए हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। प्रॉब्लम क्या है, पिछले सालों में जो वैकेंसीज आ रही हैं वो उनके एग्जाम इतने ज्यादा डिले हो रहे हैं या फिर उनमें फाइनल ईयर को एलिजिबल किया गया। उसके एलिजिबिलिटी का कारण है कि वो एग्जाम डिले हो रहे हैं, या फिर वो यदि थर्ड ईयर में तो जब तक वो फाइनल ईयर पास आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ के नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड इफ फाइनल ईयर रिजल्ट कम्स टिल 30 नवंबर, जो कि जनरली नहीं होता, क्योंकि इस जुलाई से दिसंबर वाले टेन्योर में ऑड सेमेस्टर चल रहा होता है, 7th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर चल रहा होता है। तो आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट तो आएंगे नहीं, तो उस टाइम पर आएंगे नहीं, तो इसलिए फाइनल ईयर आपके पास में एलिजिबल नहीं है। आगे हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स और अदर डिटेल्स के बारे में। उससे पहले आपको पता हो कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबको पता है कि आपको सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 1 को क्लियर करने के बाद में सीबीटी 2 है, उसके बाद में आपका डीवी होना है और मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। ये इसका प्रोसीजर होना है। और सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन जो होना है वो नॉन टेक्निकल होता है, वो भी आपको भली भांति तरीके से पता है। बहुत सारे बच्चे पहली बार दे रहे होंगे, उनको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है, लेकिन जितने भी बच्चे जिन्होंने प्रीवियसली दिए हैं उनको पता है कि इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, जो कि बेसिक आपके रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। यहां पर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैकेनिकल से हैं या सिविल ब्रांच से हैं। सभी ब्रांच के लिए ये पेपर जो होता है वो कॉमन होता है। लेकिन जब आप सीबीटी 1 का पेपर क्लियर कर लेते हैं तो बारी आती है सीबीटी 2 की। और सीबीटी 2 का जब पेपर होता है तो उसमें टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन टेक्निकल एबिलिटी का मतलब है यदि आप सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल के पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो इलेक्ट्रॉनिक्स के। और जो 50 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, जनरल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स केमिस्ट्री तो वही है जो आपको प्री में पूछा गया था, मैं फिर से बता देता हूं, वही जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस जो यहां लिखा हुआ है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी गई है, वही सिलेबस यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस है। तो ऐड हो जाता है एनवायरमेंटल और कंप्यूटर, जिसके कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी के जो 30 क्वेश्चन है 15 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, दैट इंक्लूड्स द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस मतलब करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स। और लाइफ साइंस जो जनरल साइंस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। ऐसे 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स 120 मिनट्स 120 मिनट में 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। लेकिन यहीं पर जो स्पेशल एबिलिटी के स्टूडेंट हैं उन सबको अलग से टाइम मिलता है, उन सब के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इस तरीके से आपका सीबीटी 2 का पेपर हो जाता है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है उसकी डेट्स हम देख लें कि 4 अक्टूबर, देखिए डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यूज, 4 अक्टूबर को ये उसमें आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस
31 अक्टूबर से चालू हो रहे हैं, 30 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 2 दिसंबर तक फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। यदि आपका कोई फॉर्म में करेक्शन हो जाता है तो 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ये 3 दिसंबर से 12 दिसंबर। एंड डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्रैप कैंडिडेट मस्ट बी प्रोवाइड देयर स्क्रैप डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पोर्टल फॉर्म, वो 13 से 17 तारीख तक है। इस तरीके से पूरा फॉर्म है। तो अपन को कोशिश करने की, अपन को सारा का सारा काम नवंबर एंड तक ही कंप्लीट कर देना है, ताकि दिसंबर में हमारे पास में कोई काम ना रहे, फॉर्म में हरी भरी ना रहे, और यदि कोई करेक्शन कोशिश करें, कोई करेक्शन ना रहे और रह जाए तो फिर हम उसको फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे। और उस करेक्शन के लिए आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, आपको पेन भी लेना पड़ेगा, टेंशन भी होगी। तो उनसे बढ़िया है कि ऐसा कोई करेक्शन की गुंजाइश आपके पास में ना बचे। बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट में आपको पता है कि 18 से 33 साल है, जिसमें मिनिमम उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि 2008 के बाद का ही जन्म, 2008 के पहले का ही जन्म हो उनका, उससे बाद का नहीं हो सकता। और उन्होंने अपर एज लिमिट भी उन्होंने डिसाइड करी है कि 1/1/2026 को उन्होंने बेंचमार्क माना है, 1 जनवरी 2026 को बेंचमार्क माना है। उसके हिसाब से ये आपकी कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी की, ये आपकी इससे पहले का बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। और आपके पास में एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है एससी एसटी और ओबीसी का। लेकिन यहाँ पर कई बार सवाल आता है, आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम में, ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज्यादा चली जाती है और वहां पर उन बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, उन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं एफएक्यू जो स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं। सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज नंबर ऑफ वैकेंसी। ये बहुत बड़ा बच्चों के मन में ग्लिच भी रहता है। कई बार कई एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डबल या 1.5x, इवन 2.5x और 3x तक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन इस बार आरआरबी ने क्लियर कर दिया कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा, ज्यादा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, shifting reservation has been cancelled by the Supreme Court for non-unreserved categories after considering age relaxation in their respective reservation categories। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, यदि कोई स्टूडेंट है, जैसे ओबीसी का स्टूडेंट है और उसने इस बात का बेनिफिट ले लिया, या एसटी एससी का स्टूडेंट है उसने एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लिया एट द फॉर्म फिलिंग, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, और यदि उस कैटेगरी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज्यादा चली जाती है, दूसरी कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा चली जाती है, तो उसको जनरल में माना नहीं जाएगा। कई बार कहते हैं ना उस कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चलेगी, लेकिन उस बच्चे ने यदि उसके बेनिफिट ले लिया, एज का बेनिफिट ले लिया, फीस का बेनिफिट ले लिया है, तो डेफिनेटली उसको उसी कैटेगरी में माना जाएगा। और यदि उसकी ज्यादा कट ऑफ गई है तो ज्यादा ही माना जाएगा, उसको जनरल की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सीबीटी 1 का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है, लेकिन जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है उन सबके लिए 120 मिनट्स, और सीबीटी 2 में जो 120 मिनट का ड्यूरेशन है वो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट के लिए 160 मिनट का दिया जाएगा। मिनिमम परसेंटेज भी इसमें डिफाइन है। यदि आप मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी अनरिजर्व्ड के लिए 40, ऐसा नहीं है कि उससे बियॉन्ड जाएंगे, और यदि उसके बाद भी सिलेक्शन होने की संभव, मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको लाने ही है। अनरिजर्व्ड के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25। और यहीं पर कैलकुलेशन वाली बात है कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर सीबीटी 1 में नहीं मिलता है, अलाउ नहीं होता है, लेकिन सीबीटी 2 में वो कैलकुलेटर आपके पास में अलाउ होता है। ये सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ये सारी। अब बात आती है स्ट्रेटेजी की, बात आती है कहानी की कि किस तरीके से हम तैयारी करें, किस तरीके से हम इस एग्जाम को क्लियर करें। तो अल्टीमेटली यदि आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पूरे इस मॉड्यूल को देखेंगे तो आपके पास में क्या निकल के आता है। यदि हम नॉन टेक्निकल के पोर्शन की बात करें तो आपके पास में निकल के आती है मैथ्स, रीजनिंग, जीके या जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, पॉल्यूशन एंड कंप्यूटर, जिसके कि सीबीटी 2 में 20 मार्क्स आ रहे हैं, और एक आपके पास में आ जाता है टेक्निकल सब्जेक्ट। ये सारी आपके पास में सब्जेक्ट निकल के आते हैं जिसके लिए कि आपको तैयारी करनी होती है। अराउंड इस पूरे मॉड्यूल को आप देखते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, जीएस, पॉल्यूशन एंड कंप्यूटर। मैं इसलिए कंबाइंड बता रहा हूं सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो कॉमन है। जो आपका मैथ्स है वो आपका सीबीटी 1 में पूछा जा रहा है, रीजनिंग जो है वो आपका सीबीटी 1 में पूछा जा रहा है, जीए
जीए जो है वो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 में पूछा जा रहा है, जीएस जो है वो सीबीटी 1 प्लस 2 में पूछा जा रहा है, और कंप्यूटर प्लस पॉल्यूशन जो है वो आपका केवल और केवल सीबीटी 2 में पूछा जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये कंबाइंड चीज है, तो इसको हम कंबाइंडली देखें तो अराउंड अराउंड इस पूरे मॉड्यूल को पढ़ने के लिए, यदि आप जीरो से पढ़ रहे हैं, देखिए दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है जिसने पहली बार इस एग्जाम को दे रहा है, और यदि पहली बार वो एग्जाम दे रहा है तो उसको थॉरली पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टाइप का वो स्टूडेंट है जिसने पूरा का पूरा इसको पढ़ रखा है, उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, उसको मॉक की जरूरत है। तो हम दोनों एंगल से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि यदि डिटेल में यदि उसको पढ़ना है तो कितने आवर्स चाहिए, और फिर उसको यदि रिवीजन और यदि मॉक करना है तो उसको कितना टाइम उसको देना चाहिए। तो यदि आप देखेंगे डिटेल्स में मैथ्स अराउंड अराउंड आप कहिए 60 आवर्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट है, रीजनिंग 50 to 60 आवर्स, जीए ये जीके 150 आवर्स, जीए जनरल साइंस अराउंड 100 आवर्स, और कंप्यूटर्स और पॉल्यूशन अराउंड 70 आवर्स। यदि आप डिटेल में भी पढ़ रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सिलेबस इतने घंटे में आपका कंप्लीट हो सकता है जीरो से लेकर। तो आपके पास में हो गए 250, 6, 18, 19 अराउंड 440 आवर्स के आसपास हो गए। सही है आपके पास में अराउंड 440 आवर्स। कितने का 6, 12, 18, 190 और 240 का मतलब 250 का मतलब 440 आवर्स हो गए। और 440 आवर्स का मतलब है यदि आप अपना शेड्यूल बनाओ कि यार मेरे को 6 आवर्स पर डे पढ़ना है, 6 आवर्स पर डे आपके पास में इसको पूरे के पूरे कोर्स को करना है, तो अराउंड आपको 80 डेज का ही मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आप पूरे के पूरे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पूरे मॉड्यूल को, जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, उसको आप कवर कर सकते हो। और जितने दिन आपने यहां पूरे पढ़ने के लिए दिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से रखें कि मॉक देने के लिए और रिवीजन करने के लिए लगभग इसका 50% टाइम, मतलब 40 डेज आपको किसके लिए देने, रिवीजन करने के लिए देने, मॉक देने के लिए देने। और यदि आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है तो आपको ज्यादा किस पर फोकस करना है, रिवीजन और मॉक पर फोकस करना है। यही बात आ जाती है फिर टेक्निकल के पोर्शन की, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम, जैसे मैकेनिकल के बच्चे भी होंगे, इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी होंगे, सिविल के बच्चे भी होंगे, ईसी के बच्चे भी होंगे, वो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। लेकिन अराउंड आपको पता है कि 500 से लेकर 800 आवर्स, 500 से 800 घंटों के बीच में पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस कवर किया जा सकता है, जिसमें यदि हम सिविल ब्रांच की बात करें तो अराउंड आपको 800 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा थॉरली पूरा पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिकल को अराउंड 700 आवर्स का, मैकेनिकल को अराउंड 600 आवर्स का, और इलेक्ट्रिकल को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अराउंड 500 से 600 आवर्स का। इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट की कैपेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, पहले से प्रिपरेशन का माइंडसेट, या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रखे, उन सब पर डिपेंड करता है। तो आप कब एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से आप जिस भी स्टेज में, आप फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, या फिर आपने कई बार एग्जाम दिए हैं, अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो पाए आप, तो आपको यदि प्लानिंग करनी है कि मेरे को रिवीजन, मॉक इस तरीके से आपको देना है, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग करें ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर डालें। स्टूडेंट के मन में एक बहुत ज्यादा सवाल है जिसके बारे में स्टूडेंट बार बार बात करते हैं, वो सवाल है मन में कि सर इस जॉन वाइज वैकेंसीज की वजह से बड़ा चैलेंज आता है। जॉन वाइज वैकेंसीज की वजह से हम कई बार ऐसे जोन में अप्लाई कर देते हैं जहां की कट ऑफ ज्यादा चली जाती है और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप जब इस जोन वाइज सिलेक्शन की लिस्ट को पूरा देखेंगे तो अप्लाई करते टाइम आपके मन में ये सवाल होना चाहिए और मन में इस बात को बहुत ध्यान से सोचना भी है कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है। क्योंकि जैसे ही ये वैकेंसी आई और इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं वहीं से वो अप्लाई करना चालू कर देते हैं, और वहीं पर जब सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं तो वहां की कट ऑफ ज्यादा आ जाती है। इवन मैंने पिछली बार भी ये कहा था, आरआरबी से भी हमने एक आध बार रिक्वेस्ट करी थी और वीडियो भी बनाए थे कि जोन वाइज सिस्टम को ही हटा दिया जाए। इस जोन वाइज सिस्टम को हटाकर पूरी की पूरी वैकेंसीज को कंबाइंड लाया जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में भी आप इस कमेंट में जरूर बताइएगा। और फॉर्म फिल करते टाइम यदि आपके मन में कोई सवाल है किस जोन से भरें, कहां से भरें, कैसे करें, तो डेफिनेटली आप वीडियो के कमेंट में डालें ताकि अगली बार के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में हम चर्चा कर सकें, प्रीवियस एनालिसिस के साथ में भी चर्चा कर सकें, वैकेंसीज वर्सेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में कट ऑफ। तो आपको एक ग्लैंस में पता चल जाएगा किस तरीके से कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो आप अच्छे से तैयारी करें। 2026 में जरूर दिवाली से पहले आपके घर पर
सिलेक्शन लेटर से के साथ में मिठाई आए, यही हमारी शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।